हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि जब माइटोटिक स्पिंडल्स काइनेटोकोर से आकर के एम्फीटेलिक मैनर में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और कोहेसिन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कोहेसिन प्रोटीन्स दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को छोड़ देती हैं, तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन में स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल की यही डायनेमिक प्रॉपर्टी और उनसे एसोसिएटेड जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं, दोनों मिल करके क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को फैसिलिटेट करती हैं। और ये कब फैसिलिटेट करती हैं? जब कोहेसिन प्रोटीन्स दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को छोड़ देता है। ठीक है, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है पॉजिटिव एंड से, और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को ये एक दूसरे से दूर अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ ले जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कोहेसिन प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, किस तरीके से कोहेसिन प्रोटीन्स दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को छोड़ देती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोहेसिन प्रोटीन्स दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स से कब जुड़ती हैं? ड्यूरिंग एस फेज। ड्यूरिंग एस फेज, ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है, ठीक है, उस समय पे क्या बनता है? उस समय पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं एंड बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स linked to each other by cohesin protein। ठीक है, ये काम एस फेज में होता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ दिया जाता है बाय द कोहेसिन प्रोटीन। ये क्यों नेसेसरी है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपने लेक्चर में, जहां पे मैंने बताया था हाउ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर लिंक्ड, शायद यही उसका टाइटल है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये लिंक्ड रखे जाते हैं एनाफेज तक। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जैसे ही सेल्स माइटोटिक फेज में एंटर करती हैं, ठीक है, जैसे ही सेल्स एस फेज को पार करती हैं, G2 फेज से माइटोटिक फेज में एंटर करने लग जाती हैं, तो क्रोमोसोम पे जो मैक्सिमम कोहेसिन प्रोटीन्स लगी हुई हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं। ठीक है, क्या होता है मैं बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है, सपोज दैट ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जिनकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी ये एस फेज में, ठीक है, अभी ये एस फेज में है। ठीक है, तो जब ये एस फेज में है तो क्या हुआ? कोहेसिन प्रोटीन जैसे जैसे इनका रेप्लिकेशन होता जाता है, कोहेसिन प्रोटीन्स आती हैं और इनको बाइंड करती जाती हैं। ठीक है, तो पूरे क्रोमोसोम, पूरे क्रोमैटिड्स के पूरी लेंथ पे क्या होता है? कोहेसिन प्रोटीन्स लगी रहती हैं। लेकिन ये कोहेसिन प्रोटीन जैसे ही G2 को क्रॉस करके सेल्स एम फेज में जाती है, ठीक है, जैसे ही G2 को क्रॉस करके सेल्स एम फेज में पहुंचती हैं, तो दो काइनेजेज आते हैं। एक को कहा जाता है एरोरा काइनेज, याद रखिएगा, और इसके साथ में आता है पोलोकाइनेज। ठीक है, पोलोकाइनेज। ये क्या करते हैं? कोहेसिन्स को फास्फोरिलेट करना शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कोहेसिन्स को फास्फोरिलेट करते हैं। ठीक है, ये कोहेसिन्स को फास्फोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोहेसिन्स फास्फोरिलेट होती हैं, वो क्या करती हैं? वो इन दोनों क्रोमैटिड्स को छोड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये
रिमूवल ऑफ कोहेसिन्स, कोहेसिन्स का रिमूवल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ज्यादा से ज्यादा कोहेसिन्स जो होती हैं उनको ये दोनों काइनेजेज फास्फोरिलेट करके रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों फॉस्फेट ये जो दोनों काइनेजेज हैं फॉस्फोरिलेट करके मैक्सिमम कोहेसिन्स जो क्रोमेटिड्स से लगी हुई हैं, मोस्ट ऑफ द कोहेसिन्स को ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन प्रोटीन लगी होती है उसको ये रिमूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। जैसे ही सेल्स G2 से M फेज में पहुंचती है, दो काइनेजेज एक्टिवेट होते हैं, एरोरा काइनेज और पोलो काइनेज। ठीक है, एरोरा काइनेज और पोलो काइनेज क्या करते हैं कि मैक्सिमम कोहेसिन्स जो लगी हुई हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स से उनको रिमूव कर देते हैं। लेकिन सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन प्रोटीन्स लगी हुई हैं इनको रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ रहे होते हैं इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक फॉस्फेटेज होता है, फॉस्फेटेज होता है जिसको कहते हैं, मैंने आपको बताया भी है, प्रोटीन फॉस्फेटेज, प्रोटीन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज 2A, यहां पे होता है PP2A। ठीक, और ये PP2A क्या करता है कि जो भी फॉस्फेट यहाँ पे कोहेसिन पे जोड़ते हैं उसको, उस फॉस्फेट को रिमूव करके उसको डीफॉस्फोरिलेट करता रहता है। तो अगर कोहेसिन फॉस्फोरिलेट नहीं हो पाएगा तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को नहीं छोड़ता है, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स से रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोहेसिन्स का डीफॉस्फोरिलेशन करता रहता है कौन, जो प्रोटीन फॉस्फेटेज 2 है वो। तो इस वजह से क्या होता है, जो सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन प्रोटीन्स लगी हुई हैं वो रिमूव नहीं होती हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी क्या है, थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट में या पॉइंट वाइज लिख के हम लोग समझ लेते हैं कि पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो इन मोस्ट यूकैरियोट्स, इन मोस्ट यूकैरियोट्स, इन मोस्ट यूकैरियोट्स, मैक्सिमम यूकैरियोट्स में क्या होता है, मैक्सिमम कोहेसिन, मैक्सिमम कोहेसिन्स associated with the chromosomes are removed during prophase, during prophase, while the cohesin complex, cohesins, while the cohesins located around centromeric region are persist until the beginning of beginning beginning of एनाफेज। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बताया। मैक्सिमम इन यूकैरियोट्स में क्या होता है, मैक्सिमम कोहेसिन्स एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में रिमूव कर, लेकिन वो कोहेसिन्स जो सेंट्रोमेरिक रीजन में लोकेटेड हैं वो कब तक परसिस्ट करती है, जब तक कि एनाफेज स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक ये वहां पर क्या करती हैं, परसिस्ट करती हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ये परसिस्ट करती हैं, तो कैसे परसिस्ट कर पाती हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे परसिस्ट कर पाती हैं। तो डिसोसिएशन ऑफ कोहेसिन्स induced by phosphorylation of
कोहेसिन सब यूनिट्स, कोहेसिन सब यूनिट्स, टू इम्पोर्टेंट mitotic enzymes called aurora kinase and polokinase, अरोरा काइनेज एंड पोलोकाइनेज, ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो फॉस्फोरिलेट करते हैं किसका, कोहेसिन सब यूनिट्स का, और उसके रिमूवल को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोमेरिक रीजन में मैंने आपको बताया कि एक फॉस्फेटेज है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। ठीक है, वो क्या करता है, जो फॉस्फेट ये दोनों काइनेज जोड़ेंगे कोहेसिन सब यूनिट्स पे, उनको क्या करता है, स्ट्रिप करता रहता है, डिफॉस्फोरिलेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो कोहेसिन ऐड किए जाते हैं सेंट्रोमेरिक रीजन में, वो क्या करते हैं, वो तब तक परसिस्ट करते हैं जब तक कि एनाफेज स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। कोहेसिन इज थॉट to remain at the centromeric region by the because of the presence of protein phosphatase 2A, pp2A, that removes phosphate added to कोहेसिन सब यूनिट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहली चीज तो कोहेसिन्स क्या होती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। रिमूव कौन करता है, एरोरा काइनेज, पोलोकाइनेज एक्टिवेट कब होते हैं, प्रोफेज में एक्टिवेट होते हैं, और मैक्सिमम कोहेसिन को ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कोहेसिन्स जो सेंट्रोमेरिक रीजन में बच जाते हैं, वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वहां पे एक फॉस्फेटेज है। वो फॉस्फेटेज क्या करता है, वो उस फॉस्फेट को स्ट्रिप कर देता है, जिस फॉस्फेट को पोलोलाइक काइनेज और एरोरा काइनेज वहां से जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन्स बच गए हैं एनाफेज में, उनका रिमूवल किस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन तभी स्टार्ट होता है जब सेंट्रोमेरिक रीजन में प्रेजेंट कोहेसिन मॉलिक्यूल्स या कोहेसिन कॉम्प्लेक्स रिमूव किए जाएं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि रिमूवल कैसे होगा, वहां पे कोहेसिन कॉम्प्लेक्स की सब यूनिट SCC1 जो है उसका क्लीवेज होता है। ठीक है, तो वो क्लीवेज किस तरीके से होता है। ठीक है, तो वहां पे एंजाइम्स हैं जो कि सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनका रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो द सेंट्रोमियर associated cohesins removed by the action of a protease called, ये इंपॉर्टेंट है भाई, called सेपरेज। ये प्रोटीएज है जो सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन्स एसोसिएटेड है उनका रिमूवल करेगा। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन्स अटैच्ड हैं उनको कौन रिमूव करेगा, वो एक प्रोटीएज एंजाइम है जिसको सेपरेज बोलते हैं, वो आएगा और सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करेगा। ठीक है, मतलब अब आपको ये पता चल गया कि सेंट्रोमेरिक रीजन में क्लीवेज का काम कौन करेगा, वो करेगा सेपरेज। ठीक है, तो सेपरेज तो वहां पे प्रेजेंट है, सेपरेज पहले से ही सेल में प्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया कि
सेंट्रोमेरिक रीजन में जो कोहेसिन मॉलिक्यूल है वो कब तक परसिस्ट कर रही हैं, अंटिल द एनाफेज ना, अंटिल द एनाफेज तक इनको यहाँ पे परसिस्ट रखना ही है, दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ के रखना है। ठीक है, तो वहां पे ये जो सेपरेज एंजाइम है ये पहले ही अगर एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये इस कोहेसिन को हटा देगा, और फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां पे माइटोटिक स्पिंडल्स आ करके अभी काइनेटोकोर से जुड़े नहीं हैं। ठीक है, उससे पहले ही अगर वहां से कोहेसिन हट जाएगा तो क्रोमोसोम का जो जंक्शन है वो टूट जाएगा, क्रोमोसोमल डिसजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो एक्यूरेट सेग्रीगेशन जो होगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस सेपरेज एंजाइम की एक्टिविटी को तब तक रोक के रखा जाएगा जब तक कि पूरी तरह से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के काइनेटोकोर से जुड़ नहीं जाते, मतलब जब तक कि सेल्स एनाफेज में नहीं पहुंच जाती तब तक क्या होगा, सेपरेज एंजाइम को स्टॉप रखा जाएगा, सेपरेज एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो सेपरेज एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से वहां पे एंजाइम्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो सेपरेज एंजाइम के एक्टिविटी के रेगुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेपरेज एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेपरेज एक्टिविटी। ठीक है, और इस एक्टिविटी को कब तक स्टॉप करके रखा जाएगा, जब तक कि सेल्स एनाफेज में नहीं पहुंच जाती। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीज। ठीक है, चले साहब, तो कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 3 प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने में। ठीक है, 3 प्रोटीन्स plays role in regulation of separase activity, ठीक है, 3 प्रोटीन, तीनों प्रोटीन कौन कौन सी हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। पहला माइटोटिक सीडीकेज, दूसरा सिक्योरिन प्रोटीन, और तीसरा शुगोसिन प्रोटीन, जिसको SGO भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि सेपरेज की एक्टिविटी को तब तक इनहिबिट करके रखती हैं जब तक कि सेल्स एनाफेज में ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो किस तरीके से ये प्रोटीन्स इस सेपरेज की एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं, इनहिबिट करके रखती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोटिक सीडीकेज किस तरीके से सेपरेज की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइटोटिक सीडीकेज जब तक कि सेल्स एनाफेज में नहीं पहुंचती, माइटोटिक सीडीकेज क्या करते हैं, सेपरेज को फास्फोरिलेट कर देते हैं। सेपरेज को क्या करते हैं, फास्फोरिलेट कर देते हैं। और फास्फोरिलेटेड सब जो सेपरेज होता है इसकी कैटालिटिक इनहिबिट्स इनहिबिटेड कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब जब सेपरेज फास्फोरिलेटेड फॉर्म में होगा तो इसकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी है वो क्या रहेगी, इनहिबिटेड रहेगी। तो पहले लेवल का रेगुलेशन ये हो गया। ठीक है, ध्यान से फिर से सुनिएगा, माइटोटिक सीडीके जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, प्रोफेज में एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ही सेल्स माइटोटिक डिवीजन में एंटर करती हैं तो तुरंत माइटोटिक सीडीकेज एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से बता देता हूं। साइक्लिन होगा बी, सी
डी के 1 होगा साथ में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जैसे ही एक्टिवेट होता है सेपरेज को कर देता है फास्फोरिलेट, और फास्फोरिलेटेड सेपरेज की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। अब जब सेपरेज में कैटालिटिक एक्टिविटी है ही नहीं तो वो SCC1 को क्लीव कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब वो SCC1 को क्लीव नहीं कर पाएगा तो कोहेशन प्रोटीन जो है क्रोमेटिड्स को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक लेवल का रेगुलेशन ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा रेगुलेशन देखते हैं। दूसरा रेगुलेशन आता है सिक्योरिन प्रोटीन। दूसरे लेवल पे जो रेगुलेशन है वो है सिक्योरिन प्रोटीन से रेगुलेशन, ठीक है। तो दूसरा रेगुलेशन थोड़ा सा मैं इसको बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो एनाफेज से पहले क्या होता है, एनाफेज से पहले ये अगर सेपरेज है, ठीक है, ये क्या है, ये सेपरेज है, ये है सेपरेज, ठीक है, ये सेपरेज है। इस सेपरेज को फास्फोरिलेट भी किया गया होगा। इस सेपरेज को फास्फोरिलेट किसने किया होगा, माइटोटिक सीडीके ने फास्फोरिलेट कर रखा है। एक तो इसकी एक्टिविटी यहीं पे इनहिबिटेड है, लेकिन गलती से मान लीजिए अगर कोई फास्फेटेज आ गया रास्ते में इसके, और फास्फेटेज ने क्या किया, इस फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, तो ये फ्री हो जाएगा ना। तो इसलिए एक दूसरे लेवल का वहां पे रेगुलेशन किया गया। इसके साथ में आकर के एक प्रोटीन बाइंड कर जाती है, ठीक है, इसके साथ में आकर के एक प्रोटीन बाइंड कर जाती है जिसको कहा जाता है सिक्योरिन, और ये प्रोटीन बाइंड करती है इसकी एक्टिव साइट में। ये इसकी एक्टिव साइट है, और इसी एक्टिव साइट में आकर के कौन बाइंड कर जाता है, सिक्योरिन, ठीक है। और ये सिक्योरिन तब तक बाइंडेड रहती है जब तक कि सेल एनाफेज में नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो जब तक ये सिक्योरिन यहाँ पे बाइंड है तब तक ये जो सेपरेज है ये इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। एक्टिवेशन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करता हूं मैं, ठीक है। पहले किस तरह से इसको इनएक्टिवेट रखा जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो लेवल का क्या हो गया, दो लेवल का यहाँ पे रेगुलेशन हो गया। दो चीजें इसको जो इनहिबिट करने के लिए होती है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब तीसरी प्रोटीन सुगोशिन क्या करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी प्रोटीन क्या करती है, तीसरी प्रोटीन एक्चुअली में एसोसिएटेड रहती है काइनेटोकोर के साथ में, ठीक है। सपोज दैट ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, और ये क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोमेरिक रीजन है इसका, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमेरिक रीजन है। मैं छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंट्रोमेरिक रीजन है, और यहाँ से काइनेटोकोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, काइनेटोकोर्स। तो जो तीसरी प्रोटीन मैंने आपको बताया था सुगोसिन, एसजीओ, वो कहाँ रहती है, वो काइनेटोकोर के पास में रहती है, ठीक है। वो काइनेटोकोर एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती है, ठीक। वो क्या करती है, ये प्रोटीन, मान लो ये सेपरेज यहां से फ्री होके आ गया किसी तरीके से, एनाफेज से पहले ही ये सेपरेज यहां से फ्री होके आ गया, तो ये सुगोसिन क्या करती है, तुरंत उस सेपरेज के साथ जाकर के इंटरेक्ट करती हैं और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। तो सुगोशिन क्या करती हैं, सुगोशिन क्या करती हैं, ये बेसिकली काइनेटोकोर एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये जैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए आ गया किसी तरीके से सेपरेज यहाँ से फ्री होके आ गया है, ये दोनों सिस्टम फेल हो गए हैं और सेपरेज यहाँ पे आ भी गया, तो सुगोसिन्स क्या करती हैं, सुगोसिन्स इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं तब तक जब तक कि सेल्स एनाफेज में ना पहुंच जाए। तो तीन लेवल पर रेगुलेशन किया जाता है, तीन लेवल पर इनहिबिशन है वहां पे, ठीक है। तो अब ये तो बात रही कि जब सेल एनाफेज में नहीं पहुंची है तो किस तरह से इस सेपरेज को रोक के रखा गया है, लेकिन जब सेल्स एनाफेज में एंटर कर चुकी हैं, अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि इन तीनों ही प्रोटीन का, इन तीनों ही रेगुलेशंस को क्या किया जाए, इनको यहां से हटाया जाए और सेपरेज को एक्टिवेट किया जाए। तो किस तरीके से ये तीनों रेगुलेशंस यहां से हटते हैं और जो सेपरेज है उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सेपरेज की एक्टिवेशन की, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ सेपरेज, एक्टिवेशन ऑफ सेपरेज कब होगा, एनाफेज में होगा, ठीक है, एनाफेज में होगा। कैसे होगा बताता हूं। जैसे ही सेल्स एनाफेज में पहुंचती हैं और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो क्या होता है, ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं, कौन कौन सी प्रोटीन्स थी जो इसको इनहिबिट कर रही थी, पहली प्रोटीन थी सीडीके,
माइटोटिक सीडी के था बेसिकली, अब मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, माइटोटिक सीडी के था। दूसरी प्रोटीन थी सिक्योरिन, और तीसरी प्रोटीन थी सुगोसिन। ठीक है, जैसे ही सेल्स एनाफेज में पहुंचती हैं, इन तीनों ही प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इन तीनों ही प्रोटीन्स का क्या स्टार्ट हो जाता है? डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। और डिग्रेडेशन होता कैसे है? यूबीक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। यूबीक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? यूबीक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन होता है इनका। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि वहां पे जब सेल डिवीजन साइकिल में होती है तो दो तरह के यूबीक्विटिन लाइगेजेज वहां पे काम करते हैं। एक होता है एपीसीसी और दूसरा होता है एससीएफ। ठीक है, लेकिन सेल्स एनाफेज में है तो यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम यहाँ पे आकर के एक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि एपीसीसी में दो सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन पार्टनर्स होते हैं, एक होता है CDC20 और एक होता है CDH1। ठीक है, ये दो क्या होते हैं? सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही सेल्स एनाफेज में एंटर करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही सेल्स एनाफेज में एंटर करती हैं और अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना है, उस कंडीशन में क्या होता है? जो एपीसीसी होता है वो आकर के बाइंड होता है किसके साथ में? CDC20 के साथ में। एपीसीसी और CDC20 ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कौन इंटरेक्ट करता है? एपीसीसी और CDC20। ये दोनों जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या है? E3 यूबीक्विटिन लाइगेज है। E3 यूबीक्विटिन लाइगेज है। ठीक है, और जैसे ही ये लाइगेज एक्टिवेट होता है, इन तीनों ही प्रोटीन्स का यूबीक्विटिनेशन स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? इन तीनों का ही यूबीक्विटिनेशन स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होता है, इनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू होंगी तो क्या होगा? इनका जो इनहिबिटरी इफेक्ट है सेपरेज के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्योरिन के साथ में क्या क्या होता है वहां पे, तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सिक्योरिन के डिग्रेडेशन की। ठीक है, और उसी तरीके से बाकी की प्रोटीन्स का भी डिग्रेडेशन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग सिक्योरिन वाला थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से सेपरेज से किस तरह से ये सिक्योरिन को डिसोसिएट करता है, और एक्टिवेटेड जो सेपरेज होता है वो जाकर के क्लीवेज करता है SCC1 का। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बना के आपको दिखाता हूं। चलिए साहब, तो यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा बनाऊंगा। यहाँ पे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इस सिस्टर क्रोमेटिड में क्या है? जो सेंट्रोमेरिक रीजन है वहां से क्या लगा हुआ है? ये एक कोहेसिन मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, ये कोहेसिन लगा हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इनके साथ में क्या लगा हुआ है? यहां से लगा हुआ है ये दोनों कोहेसिन मॉलिक्यूल यहां से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर सेग्रीगेशन होना है तो इस कोहेसिन मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव आउट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोहेसिन को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम हम लोगों ने बताया कि सेपरेज, उसको सेपरेज बोलते हैं। जब तक सेल्स एनाफेज में नहीं पहुंचती हैं, ये जो सेपरेज एंजाइम होता है, बेसिकली सेपरेज एंजाइम ये लगा होता है किसके साथ में? एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिक्योरिन। वो आकर के इसकी एक्टिव साइट से बाइंड हो जाती है। कहां से बाइंड हो जाती है? इसकी एक्टिव साइट से आकर के बाइंड हो जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली सिक्योरिन है, ये आकर के यहां से बाइंड है, और ये फास्फोरिलेट भी रहता है। ठीक है, ये है सिक्योरिन और ये है सेपरेज। ठीक है, इस तरह से ये सेपरेज क्या है? अभी ये सेपरेज जो है वो इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। ये काफी निराश टाइप का है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो
जैसे ही सेल्स एनाफेज में पहुंचती हैं, जैसे ही सेल्स एनाफेज में पहुंचती हैं, ठीक है, एनाफेज में जब सेल्स पहुंचती हैं तो आता है एपीसीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। किसके साथ में आएगा? ये आता है सीडीसी 20 के साथ में, सीडीसी 20 के साथ में आएगा। ठीक है, जैसे ही आएगा सिक्योरिन का क्या करेगा? यूबिक्विटिनाइलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, सिक्योरिन का क्या करेगा? ये यूबिक्विटिनाइलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक, तो ये सेपरेज है, ठीक है, ये है सेपरेज, और ये लगा हुआ है इसके साथ में सिक्योरिन। और जब ये आया तो इसने क्या किया? इसका यूबिक्विटिनाइलेशन स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? यूबिक्विटिनाइलेशन, और इसको पॉलीयूबिक्विटिनाइलेट किया। ठीक है, पॉलीयूबिक्विटिनाइलेट हो गया है। ठीक, जैसे ये पॉलीयूबिक्विटिनाइलेट हुआ, इसका डिग्रेडेशन प्रोटियासोम आएगा और इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, होगा क्या? ये छोड़ देगा किसको? ठीक है, यूबिक्विटिनाइलेट होते ही क्या होगा? सिक्योरिन सेपरेज को छोड़ देगा। ठीक है, सिक्योरिन क्या करेगा? इस सेपरेज को छोड़ देगा। अब यहां पे क्या है? अब यहां पे सेपरेज हो गया फ्री, ये सेपरेज हो गया फ्री। ठीक है, और ये सिक्योरिन जो है भाई, ये सिक्योरिन हो गया है पॉलीयूबिक्विटिनाइलेट, और पॉलीयूबिक्विटिनाइलेट अगर ये हो गया है तो अब ये टारगेट होगा प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? प्रोटियासोमल, मैंने आपको बताया है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। और इसी तरह से बाकी के भी जो रेगुलेटर हैं उनका भी प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा? ये चला आएगा इस पाथवे में। ठीक है, और ये क्या करेगा? कोहेसिन को यहां से रिलीज आउट करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स से, यहाँ पे लगा हुआ है सिक्योरिन, यहाँ पे लगा हुआ है कोहेसिन। ठीक है, ये कोहेसिन लगा हुआ है, ये अब आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे आएगा ये क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा? कोहेसिन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगी, और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये फ्री हो जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में ट्रेवल करने के लिए, और क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है बेसिकली। ठीक है, सिक्योरिन के रिमूवल की जो प्रोसेस होती है वो मीडिएट होती है एपीसी के साथ में, जब सीडीसी 20 लगा होगा। सीडीसी 20 के साथ में ये सिक्योरिन को क्या करेगा? यूबिक्विटिनाइलेट करेगा। सिक्योरिन यूबिक्विटिनाइलेट होते ही क्या करेगा? सेपरेज को छोड़ देगा और खुद क्या होगा? प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन के लिए चला जाएगा। और जो सेपरेज है वो आकर के क्या करेगा? मैंने आपको बताया था कि SCC1, या उसी को रेड 21 बोलते हैं, या उसी को क्लेसिन सब यूनिट बोलते हैं, किसकी? कोहेसिन को, उसको ब्रेक करेगा। जैसे ही क्लेसिन सब यूनिट टूटेगी या SCC1 सब यूनिट टूटेगी, ये कोहेसिन क्या होगा? कोहेसिन यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये इसको छोड़ देगा, और फिर क्रोमोसोमल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है सेपरेज के एक्टिवेशन की। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है वो इनिशिएट होता है। लेकिन कब ये इनिशिएट होगा? ठीक है, जब सारी प्रोसेस नॉर्मल कंडीशन में चल रही है। ठीक है, मैंने आपको चेक पॉइंट्स बताए हुए थे। ठीक है, मैंने आपको सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था G1 to S फेज में जब सेल्स जाने लगती है तो वहां पे चेक पॉइंट है, वहां पे चेकिंग होती है सेल की। S से G2 में जाती है तो वहां पे चेक पॉइंट्स हैं। G2 से M फेज में जाती है तो वहां पे चेक पॉइंट्स हैं। तो सेल्स हेल्दी है, सारी प्रोसेस नॉर्मल तरीके से हो रही है डिवीजन के दौरान की नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए वहां पे चेक पॉइंट्स हैं। इसी तरह से जब माइटोटिक स्पिंडल्स, ये मान लीजिए दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये काइनेटोकोर है। ठीक है, मैं आपको जस्ट बताने के लिए बना रहा हूँ ये सारी चीजें। माइटोटिक स्पिंडल्स जब काइनेटोकोर से जुड़ने लग जाते हैं तो मैंने बताया है वहां पे करेक्ट, इनका जो अटैचमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए, और करेक्ट अटैचमेंट जो होता है वो एम्फीटेलिक होता है। एम्फीटेलिक अटैचमेंट होना जरूरी है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, एम्फीटेलिक अटैचमेंट होना चाहिए। मीरोटेलिक हो गया है, हो गया तो उसको तो ठीक किया जाता है, उसके लिए टाइम ले लेती हैं सेल्स। मान लीजिए
कि कोई ऐसा काइनेटोकोर रह गया है जहां से अभी माइटोटिक स्पिंडल आकर के नहीं जुड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, भले ही सेल्स पहुंच गई हैं एनाफेज में, भले ही सेल्स एनाफेज में पहुंच गई हैं, लेकिन उस कंडीशन में सेपरेज की एक्टिविटी को रोका जाएगा। ठीक है, मतलब जो कोहेसिन प्रोटीन सेंट्रोमेरिक रीजन में लगी हुई हैं उनको अभी वहां पे परसिस्ट कराया जाएगा, रोक के रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से काइनेटोकोर्स जो है वो माइटोटिक स्पिंडल से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को चेक करने का काम वहां पे करते हैं माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट क्या करता है, ये चेक करता है कि सारे काइनेटोकोर्स माइटोटिक स्पिंडल से प्रॉपर तरीके से अटैच हो गए हैं कि नहीं, एक चीज, या फिर कोई काइनेटोकोर ऐसा तो नहीं है जो कि अभी माइटोटिक स्पिंडल से अटैच नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा काइनेटोकोर पाया गया जो कि अभी माइटोटिक स्पिंडल से अटैच नहीं हो पाया हुआ है, अटैच हो पाया है, ठीक है, मतलब अनअटैच्ड काइनेटोकोर अगर वहां पे है, तो क्या होगा, माइटोटिक असेंबली चेक पॉइंट्स में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, माइटोटिक असेंबली चेक पॉइंट्स में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको कहा जाता है स्पिंडल अटैचमेंट चेक पॉइंट प्रोटीन्स। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट प्रोटीन्स होती हैं। ये चेक पॉइंट प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये इनहिबिट कर देती हैं CDC20 को, और जैसे ही CDC20 इनहिबिट होता है, जो APC होता है वो भी इनहिबिट हो जाता है, APC इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, APC इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो स्पिंडल असेंबली अटैचमेंट चेक पॉइंट प्रोटीन्स जो होती हैं उनका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है MAD2, MAD2 भी बोलते हैं उनको। ठीक है, MAD2, थोड़ा सा MAD2 के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन, ठीक है, ये एक्चुअली स्पिंडल चेक पॉइंट प्रोटीन है। ठीक है, अगर स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल्स काइनेटोकोर से अटैच नहीं हो पाया है, कोई काइनेटोकोर अनअटैच्ड है, तो क्या होता है, ये MAD2 प्रोटीन्स क्या करती हैं, APC के एक्टिवेशन को रोकती हैं। ठीक है, बेसिकली ये MAD2 प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहती हैं, बाउंड रहती हैं, MAD2 प्रोटीन बाउंड विद काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर से बाउंड रहती हैं। ठीक है, तो काइनेटोकोर से बाउंड रहती हैं, तो अगर कोई अनअटैच्ड काइनेटोकोर है, इफ एनी अनअटैच्ड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ये काइनेटोकोर जो अभी अटैच नहीं हो पाया है, ये क्या रिलीज करता है, ये तुरंत रिलीज करता है एक मैड 2 को रिलीज करता है। ये मैड 2 क्या करता है, रेपिडली कन्वर्ट हो जाता है, ये अभी बाउंड मैड 2 है, क्या होता है, बाउंड मैड 2 जैसे ही रिलीज होता है, ये रेपिडली कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल मैड 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये सॉल्युबल मैड 2 क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है जाकर के किसको, CDC20 को, और जब CDC20 जो है इनहिबिट हो जाता है, तो CDC20 के इनहिबिट होते ही जो APC है वो भी इनहिबिट हो जाता है, APC इनहिबिट, क्योंकि APC को अब एक्टिव CDC20 नहीं मिलेगा, सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन कर ही नहीं पाएगा। तो अगर APC इनहिबिट हो गया, तो इसका मतलब जो सेपरेज जो था वो भी क्या रहेगा, इनहिबिटेड रहेगा, क्योंकि इसके साथ में सिक्योरिन बाउंडेड रहेगा, CDKs इसको फास्फोरिलेट करते रहेंगे, और सुगोसिन जो कि काइनेटोकोर में प्रेजेंट है वो भी क्या कर रहेगा, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता रहेगा। कब तक, जब तक कि सारे काइनेटोकोर्स माइटोटिक स्पिंडल से जुड़ नहीं जाते,
अटैच नहीं हो जाते। एक बार सारे काइनेटोकोर्स माइटोटिक स्पिंडल से अटैच हो गए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, बाउंड मैड2 का सॉल्युबल मैड2 में कन्वर्ट होना, ठीक है, इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाता है। जैसे ही ये प्रोसेस इनहिबिट होगी तो क्या होगा, बाउंड मैड2 सॉल्युबल मैड2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फिर क्या होगा, फिर CDC20 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही CDC20 एक्टिव होगा, APC एक्टिव होगा, APC एक्टिव होगा तो सेपरेज को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो पूरी कहानी है माइटोटिक स्पिंडल के अटैचमेंट की। माइटोटिक स्पिंडल अगर अटैच हो गया तो इसका मतलब CDC20 एक्टिवेट होगा। और अगर माइटोटिक स्पिंडल सारे काइनेटोकोर से अभी अटैच नहीं हो पाया है तो काइनेटोकोर बाउंड मैड2 को रिलीज करेंगे। ये बाउंड मैड2 कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्युबल मैड2 में और ये जाकर के एपीसी की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, क्योंकि ये जाकर के CDC20 को ही इनहिबिट कर देता है जो कि एपीसी को उसके सबस्ट्रेट तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है सेपरेज के एक्टिवेशन की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है कोहेसिन प्रोटीन के रिमूवल के साथ। ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन किस तरीके से रिमूव होती है हमने इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, एक बार जब कोहेसिन प्रोटीन्स रिमूव हो जाती है, वंस कोहेसिन रिमूव्ड, ठीक है, वंस कोहेसिन्स आर रिमूव्ड, जब कोहेसिन रिमूव्ड हो जाती हैं, द क्रोमोसोम मूवमेंट्स, द क्रोमोसोम मूवमेंट occurs in 2 स्टेप्स। ठीक है, 2 स्टेप्स में क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। पहला इन ड्यूरिंग एनाफेज ए, एनाफेज ए, सबसे पहला पार्ट एनाफेज ए। एनाफेज ए में क्या होगा, एनाफेज ए में सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव्स टुवर्ड्स respective स्पिंडल पोल। ठीक है, एनाफेज ए के दौरान क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्पिंडल पोल की तरफ। और दूसरा होता है ड्यूरिंग एनाफेज बी, एनाफेज बी, एनाफेज बी में क्या होगा, द स्पिंडल पोल्स मूव्स apart from each other। ठीक, पहले स्टेप में क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करेंगे और जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने रिस्पेक्टिव स्पिंडल पोल तक पहुंच जाएंगे तो दोनों स्पिंडल पोल ही मूव करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग पोल्स पे पहुंच जाएंगे और एक दूसरे से बहुत दूर पहुंच जाएंगे और सेल्स आ जाएगी साइटोकाइनेसिस की स्टेज में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरे माइटोटिक डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए वहां पे काइनेजेज है और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काइनेज जो है वो कौन सा है, वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। बेसिकली कौन सा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, वो है माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। उसके एक्टिवेशन से ही ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ठीक है, तो एनाफेज में अगर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना है तो मैंने आपको बताया कि सेपरेज को एक्टिवेट होना पड़ेगा। और सेपरेज के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मीडिएटेड फास्फोरिलेशन कर रहा है वो सेपरेज का, वो इनहिबिट हो। और वो इनहिबिट तभी होगा जब वहां पे माइटोटिक साइक्लिन्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एनाफेज अगर प्रोग्रेस करना है तो माइटोटिक साइक्लिन्स का कम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइटोटिक साइक्लिन का जो लेवल है वो डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, ऐसा केस देखा गया है कि अगर माइटोटिक साइक्लिन का लेवल डिक्लाइन ना करे
ठीक है, माइटोटिक साइक्लिन सीडीके का लेवल अगर डिक्लाइन ना करे तब भी सेल्स एनाफेज में जाती हैं, लेकिन ये जो सेग्रीगेशन होता है ये एबनॉर्मल सेग्रीगेशन होता है। इसलिए प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए जरूरी है कि जो वहां पे माइटोटिक सीडीकेज का लेवल है उसमें थोड़ी सी कमी है। ठीक है, जब ये कमी आ जाएगी तो क्या होगा, जो माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट फास्फोरिलेशन हुआ है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां जहां पे माइटोटिक सीडीकेज ने फॉस्फेट्स जोड़ दिए हैं वहां से फॉस्फेट्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो ईस्ट में देखा गया है वहां पे स्पेसिफिक टाइप का एक फॉस्फेटेज है जिसको कहा जाता है CDC14। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। CDC14 होता है, ये क्या करता है, ये ये काम करता है, ये कहां पे होता है, बडिंग ईस्ट में है। ठीक है, बडिंग ईस्ट में, बडिंग ईस्ट में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि माइटोटिक साइक्लिन ने जहां जहां पे फास्फोरिलेशन किया है, जब सेल्स इस कंडीशन में पहुंचेगी कि अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना चाहिए और माइटोसिस से एग्जिट करने वाली है सेल, तो क्या होगा, वो जो जो फास्फोरिलेशन वहां पे हुए हैं उन सारे फास्फोरिलेशन को डिफास्फोरिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बडिंग ईस्ट में एक फॉस्फेटेज है जिसको CDC14 बोलते हैं। ये फॉस्फेटेज क्या करता है, जहां जहां पे माइटोटिक सीडीकेज ने फास्फोरिलेशन किया है उन फॉस्फेट्स को ये रिमूव करता है। ठीक है, तो अब वो चाहे फास्फोरिलेशन सेपरेज का हो, चाहे वो फास्फोरिलेशन माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड किसी प्रोटीन का हो, चाहे वो कंडेंसिन प्रोटीन का हो, तो जहां जहां पे फास्फोरिलेशन इसने किया होगा ये फास्फेटेज क्या करता है, धीरे धीरे उसको रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर सेल्स में प्रॉपर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना है तो ये जरूरी है माइटोटिक सीडीकेज की जो एक्टिविटी हो वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाए। ठीक है, ये तो पूरी चर्चा रही कि किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। मैंने आपको बता दिया स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कोहेसिन प्रोटीन्स रिमूव होंगी। जैसे ही कोहेसिन प्रोटीन्स रिमूव होती हैं क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सेल्स माइटोटिक फेज से एग्जिट होती हैं। ठीक है, माइटोटिक एग्जिट की बात हम लोग करेंगे बेसिकली, और उसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।